नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता है, हमने पहले भी डाल दिया है कि हम लेके आ रहे हैं अपनी प्रीवियस ईयर पेपर एमसीक्यूज क्वेश्चंस, जो कि सभी को अभी यह ज्ञात हो चुका है ऑफिशियली अनऑफिशियली कि अब जो एग्जाम आने वाले हैं यूनिवर्सिटियों के वह एमसीक्यूज टाइप में आएंगे। तो एमसीक्यूज इसलिए हमने शॉर्ट टाइम थोड़ा सा जो लॉन्ग वीडियो थी जिन्हें हम डिटेल में पढ़ रहे थे वो अभी हमने स्टॉप कर दी थी, और इसी लिए थोड़ा सा हमें टाइम भी लग गया और काफ़ी टाइम हो गया हमें इन वीडियो लाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वह करार जो विद्युत परिवर्तनीय हो संविधाएं हैं किस धारा में परिभाषित किया गया है, ये बताना है। इसमें ये बताया गया है धारा 2H में, इसमें बताया गया है कि भाई वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय हो वह संविधा होंगी, ये 2H में स्पष्ट कहा गया है। अगला है, जो एक प्रस्ताव जो स्वीकार कर लिया गया हो वह बन जाता है। तो जो स्वीकार कर लिया जाता है वह प्रस्ताव क्या हो जाता है, वचन कहलाता है। तो आपको ये बता दें कि करार बनान संविदा करने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव रखा जाता है, फिर उसकी स्वीकृति की जाती है, और उसकी स्वीकृति होने के बाद वचन बन जाता है, और वचन में जो प्रतिफल अगर उसका हमारा वचन संविदा बनती है। अगला है, एक वैध संविधा में सबसे पहले क्या आता है। आज जैसे हमने बताया सबसे पहले में क्या चाहिए होता है, प्रस्ताव, उसके बाद ही हमारी स्वीकृति आती है, फिर वचन बनता है, वचन में प्रतिफल जुड़ता है, प्रतिफल के बाद वह परिवर्तन होता है, तब वह संविधा बनती है। अगला है, भारतीय संविधान अधिनियम की धारा में स्वतंत्र सहमति की परिभाषा दी गई है। तो बात करते हैं स्वतंत्र सहमति। तो स्वतंत्र सहमति की परिभाषा हमारी धारा 14 में दी गई है, और अगर बात की जाए सहमति की तो सहमति हमारी धारा 13 में दी गई है। तो यहाँ पर बात की गई है स्वतंत्र सहमति, तो धारा 14 में दी गई है। एक दुकान में मूल्य टैग लगा हुआ है, माल जो दिखाया गया है वह, यदि कोई व्यक्ति अपनी दुकान पर कोई बैग लगा हुआ दिखाया जाता है, तो वह क्या करता है, इस माध्यम से वह यह करता है कि निमंत्रण देता है कि भाई आओ हमारे यहाँ पे ये बैग मिलते हैं, तो उचित मूल्य पर बैग मिलते हैं, तो हमें ये बैग खरीदिए। तो ये जो प्रस्ताव का क्या होता है, आमंत्रण कहलाता है। अगला है, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की किस धारा में असम्यक असर को परिभाषित किया गया है। तो इसमें है धारा 16। तो जैसे कि मैंने बता देता हूँ कि धारा 15 में प्रोविजन दिया गया है, और 16 में हमारी असम्यक असर बताया गया है, और 17 में कपट को परिभाषित किया गया है, और 18 में हमारा दुर्व्यवदेशन बताया गया है। अगला है, एक अवयस्क के साथ या उसके द्वारा दी गई संविदा। तो एक अवयस्क व्यक्ति होगा, उसके साथ जो संविदा की गई होती है वह कैसी कहलाती है, वह शून्य कहलाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर कोई अवयस्क व्यक्ति के साथ शून्य संविदा करता है तो वह शून्य कहलाएगी। अगला है, जब सहमति असम्यक असर द्वारा कारित की जाती है तो इस धारा 19A के अंतर्गत संविदा को जाती है। अगर 19A की बात करें, असम्यक असर की बात करें, तो अब जब व्यक्ति द्वारा जो सहमति है वह असम्यक असर द्वारा कर जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो संविधाएं होती हैं वह शून्य करनी होती हैं। और इसके साथ ही अगला आता है 9वां क्वेश्चन, जब सहमति विवेचन के द्वारा कारित की जाती है तो इस धारा 19 के अंतर्गत संविदा हो जाती है शून्य। तो क्या हो जाती है, जब सहमति विवेचन के द्वारा दी जाती है तभी क्या होती है, शून्य होती है। जब भी धारा 19 में जो भी संविधाएं होती हैं, तो जब सहमति विवेचन के द्वारा कारित की जाती है तो धारा 19 के अंतर्गत संविधाएं हो जाती हैं। तो ऐसी संविधाएं शून्य करने कहलाती हैं। तो आपको ये बता दूं कि यदि जो सहमति स्वतंत्र नहीं हो और प्रपीड़न कपट या दुर्व्यवदेशन के द्वारा दी गई हो, तो ऐसी सब जो सहमतियां होती हैं वह धारा 19 के अंतर्गत शून्य करनी होती हैं, शून्य नहीं। अगला है, धारा 25 के अंतर्गत प्रतिफल के बिना की गई संविदा है। तो धारा 25 के अंतर्गत अगर प्रतिफल के बिना अगर वो संविदा की जाती है तो वह क्या कहलाती है, वो बताया गया है शून्य, वह बताया गया है शून्य। इसमें यहाँ पर जो इंग्लिश में जो टिक लगा रहे हैं वो सही है, यहाँ पे शून्य है। बाकी के जो हिंदी में लगाए गए हैं वो कुछ गलत हो सकते हैं, पर इंग्लिश वाले सभी सही है, वहीं पर टिक नहीं लगे होंगे, तो यहाँ पर टिक लगाते चलेंगे साथ में। भूतकालीन वैध प्रतिफल जो वैध माना जाता है, तो भूतकालीन जो प्रतिफल होगा वो कैसा होगा, वह केवल भारत में होगा, केवल भारत में मान्य है, और कहीं नहीं अपनाया जाता है, इंग्लैंड में नहीं अपनाया जाता है। जैसे इसमें देखो दोनों लगा रहेंगे, बट इंग्लिश में हाँ सही है, यही है रियल। तो प्रतिफल या उद्देश्य का यदि केवल एक भाग ही अवैधानिक है और धारा 24 के अंतर्गत संविदा होगी, तो अगर एक भाग उसका क्या है, अवैधानिक है, तो ऐसी संविदा शून्य होगी। संविदा के लिए पक्षकार सक्षम नहीं माने जाते यदि उनमें से कोई है। अगर पक्षकार जब सक्षम कब नहीं माने जाते हैं, देखो, या वो अवयस्क हो, या विपक्षित या अयोग्य घोषित किया गया न्यायालय द्वारा, ये सभी जो होंगे वो पक्षकार नहीं माने जाएंगे संविदा की। दूसरा, एक प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाती है। एक प्रस्ताव की जो स्वीकृति है वो कब दी जाती है, वह अभिव्यक्त दे सकता है, अभिव्यक्त करके अपनी, है ना, विवक्षित रूप से दे सकता है या सहमति द्वारा दे सकता है। ये तीनों के तरीका से क्या है, वो अपने प्रस्ताव की एक स्वीकृति दे सकता है। एक असंभव कृत्य को करने के लिए किया गया करार, अगर कोई भी ऐसा कार्य किया गया है असंभव कार्यों के लिए, तो वह क्या कहलाएंगे, वह शून्य कहलाएंगे वो सभी करार। और क्या है, ये धारा 25 में बताया गया है असंभव कार्यों के लिए, अगर नहीं, धारा 25 में बताया गया है कि कौन कौन से करार जो शून्य होंगे उनके अनुसार। तो उनमें कौन कौन से, देखिए धारा 26 में बताया गया है विवाह का अवरोधक करार शून्य है, और विवाह का अवरोध अगर पैदा करता है तो धारा 26 में के अनुसार शून्य होगा। और यदि व्यक्ति व्यापार करने का अवरोध करार करता है तो वह भी करार क्या होगा, शून्य होगा। तो करार निश्चितता, अगर कोई अनिश्चितता के कारण कराया जाता है तो वह भी करार क्या होगा, शून्य होगा, धारा 29 के अंतर्गत। और यदि कोई करार
क्या हो प्रथम के तौर पर किया गया हो तो भी वह क्या होगा, शून्य होगा, यानी यही कहलाता है असंभव कार्यों के लिए। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं हम। अगला है 16वां, ए 10,000 रुपये बी को देने की संविदा करता है और यदि बी का घर जल जाता है तो देखिए इसे बोलते हैं समाश्रित संविदा। तो यह धारा 31 में बताई गई है कि देखिए ऐसी संविदा जो समपार्श्विक किसी घटना पर घटित होने या ना होने पर ही किसी बात को करने के लिए या ना करने के लिए हो, तो ऐसी संविदा क्या होती है, समाश्रित संविदा कहलाती है। यह धारा 26 और 31 का जो दृष्टांत है वही दिया गया है इसमें। तो यदि ऐसा कोई ऐसा कार्य होता है कि भाई पॉसिबल या ना पॉसिबल होने के लिए कोई संविदा की जाती है तो तब पैसा हमें आवश्यकता पड़े तो पैसा दे लेंगे, तो ऐसी जो संविधा उनको क्या कहलाती है, हमारी समाश्रित संविधाएं कहलाती हैं। चलिए अब अगला आता है शब्द क्यूरो निम्नलिखित में जो संबंध है वो किसमें किया गया है, यह बताया गया है। तो यह बताया गया है हमारे, देखो इसमें नहीं लगा प्रोपोर्शन दिया नहीं, कंसिडरेशन यानी प्रतिफल, ये प्रतिफल के लिए किया जाता है। इसका होता है एक के बदले यानी कुछ देना, बदले में कुछ देना, ये होता है क्यूरो का अर्थ बदले में कुछ देना। भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा के अंतर्गत रिजर्वेशन बताया गया है। तो ये हमने अभी कुछ पहले बताया था, धारा 18 में रिजर्वेशन की परिभाषा दी गई है, उसमें डिफाइन दिया गया है रिजर्वेशन क्या होता है। बिना कोई शब्द बोले या लिखे किया गया प्रस्ताव है, यानी कोई भी शब्द नहीं बोलते हम, कोई भी शब्द या कोई भी शब्द नहीं लिखते हैं, परंतु हम अपना कोई प्रस्ताव होता है दे देते हैं। इस मान लीजिए मैंने अगर किसी व्यक्ति को, तो कैसा प्रस्ताव होता है देखिए ढंग से सुना कि जब हमें मान लीजिए कोई पेन मांगता लिखने के लिए, तो वह हाथ हिला के भी कहता है कोई पेन लिखने की तरीके से लिखने के लिए पेन है क्या, या वो ऑफर दे देते हैं, वो दे देता है कि भाई ये लो पेन, आप देखता है कि भाई इस पे पेन नहीं है, इसे जरूरत देख रहा है, इसे कोई आवश्यकता है तो यह अपना पेन देता है। तो ऐसा जो प्रस्ताव होता है, तो ऐसा प्रस्ताव क्या कहलाता है, विवक्षित कहलाता है, इम्प्लाइड जो ऑफर होता है प्रस्ताव, भाई उसने कुछ बोला नहीं है ना, लिख दिया कि भाई आपको क्या प्रस्ताव ये मेरा, आप काम कर लीजिए, पेन दे दीजिए, तो पेन देके चला गया, तो वह रख लेता है या जो भी करता है। आगे आता है निविदा मतलब टेंडर। तो टेंडर क्या होता है, किसी व्यक्ति को टेंडर मिलता है तो इसका होता है कि जब टेंडर की जब बात करते हैं तो इनवाइट करता है कि भाई आप जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव को आमंत्रित करिए और लीजिए। तो ये क्या है, प्रस्ताव का आमंत्रण। पक्षकारों के किसी आशय के बिना की गई संविदा है। यदि किसी भी पक्षकार को ये नहीं बताया जाता है कि संविदा की गई है बिना आशय के, तो ऐसी जो संविदा होगी वो क्या कहलाएगी, इम्प्लाइड संविदा। अगला है एक पागल व्यक्ति का अर्थ होता है। अब अगला आता है एक पागल व्यक्ति का मतलब क्या होता है, अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति। इसका अर्थ यही होता है अस्वस्थ, जो मस्तिष्क है उसका क्या है, स्वस्थ नहीं है, उसे क्या कहेंगे, पागल व्यक्ति। तो अगला है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की किस धारा में शब्द कपट को परिभाषित किया गया है, जैसे कि हमने पहले बताया कपट की परिभाषा किसमें दी गई है, धारा 17 में। चलिए अगला है, आपको ये बता रहे हैं अभी जो हम करेंगे इस वीडियो में 25 क्वेश्चन करेंगे। अगला है 24 क्वेश्चन, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की किस धारा में माल पाने का दायित्व बताया गया है। तो माल पाने का अधिकार जो बताया है, जो दायित्व अधिकार है, अगला है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा में माल पाने का दायित्व बताया गया है। तो माल पाने का जो दायित्व बताया गया है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 71 में बताया गया है। अगला है भारतीय संविधान अधिनियम की किस धारा में जो संविदा है, संविदा भंग के जो मामले में, तो मामले में नुकसानी जो दिए जाने का जो उपचार दिया जाता है, वह यानी कि संविदा भंग कर दी गई है तो उसमें नुकसानी का जो उपचार दिया जाएगा वह क्या दिया गया धारा 73 में। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बने रहिए नॉलेज मास्टर हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर ये जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे जो 100 क्वेश्चन होंगे तो उसकी पीडीएफ पूरी हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी।